हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि बीएससी फाइनल का क्या सिलेबस रहता है और पेपर 1 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, पेपर 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पेपर 3 मैकेनिक्स में किन किन चैप्टर को आपको यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है। जैसे यूनिट फर्स्ट है, उसमें आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं जिससे आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होगी। फिर हम आपकी यूनिट 2 की बात करेंगे, इस प्रकार यूनिट 3 की बात करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का वीडियो। तो देखो सबसे पहले बीएससी फाइनल थर्ड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर। तो सबसे पहले हम बात करें बीएससी फाइनल के सिलेबस की। तो बीएससी फाइनल का जो क्या क्या सिलेबस रहता है उसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं हम, सिलेबस के बारे में। ओके बच्चों, देखो सबसे पहले हम पेपर 1, इसमें कितने पेपर होते हैं, हम कौन सी बुक को फॉलो करेंगे, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखो पेपर 1, पेपर फर्स्ट आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीज गणित, ठीक है। ये हमारा होता है पेपर 1 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। 40 मार्क्स का होता है। तीनों पेपर आपके 40 मार्क्स के होते हैं और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। ओके, पेपर सेकंड की बात करें हम, तो पेपर सेकंड आपका होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण। पेपर थर्ड होता है अपना मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसमें आपकी दो बुक्स होती हैं, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। और आपके जो ये पेपर 1 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इनमें एक एक बुक होती है। मैकेनिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो बीएससी फाइनल के हम आज सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेपर 1 आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित। पेपर सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। पेपर थर्ड होता है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। ये तीनों आपके 40 मार्क्स के होते हैं। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और सब में आपके 5-5 यूनिट होती है। हम जेपीएच बुक को फॉलो करते हैं। पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी जो बुक्स फॉलो करती है उसको हम कहते हैं जो जेपीएच की बुक्स, जयपुर पब्लिकेशन हाउस की बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको यूनिट बताऊंगा, चैप्टर बताऊंगा, वो भी उसी बुक से होंगे। तो हम पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट देखो तो पेपर फर्स्ट लिखते हैं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं? यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट, तो देखो यूनिट फर्स्ट में आपके चैप्टर कौन कौन से शामिल होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। साथ साथ में मैं बुक्स भी रख रखा हूँ, उसमें आपको चैप्टर के नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपका आता है चैप्टर 2।
चैप्टर 2 का नाम है ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। ठीक है। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 3, परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप, क्रमचय समूह, क्रमचय समूह। क्रमचय समूह, क्रमचय समूह, क्रमचय समूह। ठीक है, ओके। फिर आपका 4th चैप्टर आता है सब ग्रुप। इसको हिंदी में कहते हैं उप ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यूनिट 1 आता है और यूनिट 1 में चैप्टर 2 आता है आपका ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत, परमुटेशन ग्रुप, क्रमचय समूह और फिर आता है सब ग्रुप, उप ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता है कि जो यूनिट 1 होती है उसमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे कि पहला क्वेश्चन आपको जिसमें 2 पार्ट होते हैं और दूसरा क्वेश्चन उसके 2 पार्ट होते हैं, तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 2। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन में से आपको करना कितना होता है, एक ही क्वेश्चन करना होता है और एक ही क्वेश्चन को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट कर दिया और सेकंड यूनिट का आपने बी पार्ट कर दिया या कोई और पार्ट कर दिया, तो इसमें आपको नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जिस क्वेश्चन का आपको 1A पार्ट किया है उसी का आपको बी पार्ट करना होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्रुप थ्योरी और परमुटेशन ग्रुप है वो मिलकर आपका क्या बनाता है, एक यूनिट बनाता है, एक क्वेश्चन बनाता है, और सब ग्रुप है वो आपका एक क्वेश्चन बनाता है। और अपन क्या करेंगे, अपन इसमें जो यूनिट 1 है उसमें आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाया जाएगा और परमुटेशन ग्रुप पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, एक क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम बताते हैं आपको कि यूनिट 1, इसमें हम लिख देते हैं कि यूनिट 1 कैसे। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा आपका और एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा और एक क्वेश्चन आपका इस वाले पोर्शन से बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपके, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि हम जो यूनिट 1 है उसमें मैं आपको ग्रुप थ्योरी है सेकंड चैप्टर और परमुटेशन ग्रुप है वो पढ़ाऊंगा, और 4th चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा सब ग्रुप। ठीक है, ओके। अब देखो आगे चलते हैं हम। आगे हम बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो देखो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो देखो यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो यूनिट 2 में हमारे कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला 5 नंबर का चैप्टर, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, समूह समाकारिता, समूह समाकारिता। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 6 आपका है नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशंट ग्रुप।
नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशंट ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, ठीक है। इसको कहते हैं विशिष्ट ग्रुप और विभाग ग्रुप। विभाग ग्रुप, ठीक है। तो आपका इसमें आपको जो क्वेश्चन है आपका एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से एक क्वेश्चन बन जाएगा और एक क्वेश्चन आपका नॉर्मल सब ग्रुप से बन जाएगा। कभी कभार क्या होता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और नॉर्मल सब ग्रुप से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है इन दोनों से एक क्वेश्चन बन जाता है और कभी कभार क्या होता है इनसे आपको क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है या इन दोनों के ऑप्शन से बन जाता है। मतलब आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ाया जाएगा और नॉर्मल सब ग्रुप भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन ग्रुप भी पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका यूनिट 2 का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यूनिट 3 में बढ़े आगे। तो यूनिट 3 में क्या होता है, कौन से चैप्टर इंक्लूडेड होते हैं। तो हम बात करें यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में आपके कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं। यूनिट नंबर 3 सारे पेपर आपके 40 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 7 इसमें इंक्लूड होता है और चैप्टर नंबर 8 इंक्लूड होता है। एक तो होता है रिंग जिसको कहते हैं वलय, और एक होता है इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड क्षेत्र। तो वलय, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र ये आपके चैप्टर क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूरा इसमें से बन जाता है। फिर अब यदि हम 8 नंबर चैप्टर बात करें तो इसमें आपका 8 नंबर चैप्टर इंक्लूड होता है, जिसमें आपका होता है सबरिंग एंड फील्ड ऑफ क्वोशंट एंड फील्ड ऑफ क्वोशंट, ठीक है। तो उपवलय और विभाग क्षेत्र, ठीक है। और हम चैप्टर जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, है ना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखो इसमें से क्या होता है, कभी रिंग से तो क्वेश्चन बन जाता है। हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे कि रिंग भी पढ़ेंगे, इंटीग्रल डोमेन पढ़ेंगे और फील्ड पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और सब रिंग का टॉपिक और हम पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि मान लो आपका एक क्वेश्चन कभी 7 वाले चैप्टर से एक 1A पार्ट आ जाता है और B पार्ट आपका सब रिंग से आ गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड और सब रिंग हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको 5 यूनिट में से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। टेंशन मत लेना आप कि हमारी क्वेश्चन कोई भी बाहर जाएगा। क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप तो बस सिर्फ इनको अच्छे से तैयार करो। एक मिनट रुको, क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4। इसमें आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं यूनिट नंबर 4।
यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो देखो यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में आपके चैप्टर है एक तो आइडियल्स, क्वोशिएंट एंड पॉलिनोमियल रिंग। तो चैप्टर नंबर 10 इंक्लूड है आइडियल्स, गुंजावली और क्वोशिएंट विभाग और पॉलिनोमियल रिंग बहुपद वाले। आइडियल्स, गुंजावली विभाग और बहुपद वाले। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जिसमें से वेक्टर स्पेस आपका होता है सदिश समष्टि, वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि, इसमें से आपका हाफ चैप्टर होता है। जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपका आइडियल्स, क्वोशिएंट और पॉलिनोमियल रिंग, इससे आपको इक्वेशन मिल जाएगा और इक्वेशन आपको वेक्टर स्पेस से मिल जाएगा। ठीक है, इसका हाफ चैप्टर है वो आपके 4th यूनिट में है और इसका जो हाफ चैप्टर है वो आपके यूनिट 5 में है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम वेक्टर स्पेस को अच्छे से करने वाले हैं, जिसमें आपके 4th और 5th यूनिट दोनों क्लियर हो जाएगी। बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा और एक क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। अब हम लास्ट यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5। उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और वीडियो आप कोई भी आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इसके बाद में यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 आपका वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि, सदिश समष्टि, और इसको चैप्टर नंबर 11 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर नंबर 11 आपका है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैखिक रूपांतरण। ठीक है, इसका आपको हाफ चैप्टर है, हाफ चैप्टर, और ये भी यहाँ पे हाफ चैप्टर। तो मतलब आप यदि इस चैप्टर को पूरा कर लेते हो वेक्टर स्पेस वाले को तो आपकी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और मैं आपको करवाऊंगा अच्छे से, आपके 40 के 40 नंबर के क्वेश्चन आपके इसमें से मिल जाएंगे। टेंशन मतलब आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला अपने नोट से। एक क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करने वाले हैं हम, आपको कौन कौन से चैप्टर करवाने वाला है एक बार बता देता हूं मैं आपको, और मैं करवाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपकी चीजें। आप घबराने की जरूरत नहीं है, हम साथ में ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट करने वाले हैं। टेंशन मत लो, जिससे कि हम आपको 2 बुक्स है वो साथ में पैरेलल चला सके। ठीक है ना,
तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखो हम इसमें क्या करने वाले हैं, ग्रुप थ्योरी करने वाले हैं, परमुटेशन ग्रुप करेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें सेकेंड यूनिट में क्या करने वाले हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वोशंट ग्रुप करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या करने वाले हैं, वेक्टर इंटीग्रल डोमेन, वेक्टर इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इससे आपका इक्वेशन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस का चैप्टर करेंगे और उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमारा सिलेबस था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, वो आपका अच्छे से कंप्लीट बता दिया। मैक्सिमम मार्क्स के होते हैं 14 मार्क्स के, और आपके इसमें जेपीएच बुक से इक्वेशन आते हैं। और ये जो चैप्टर मैंने बताए ये साइड में जैसे 9, 10, 11 ये आपके चैप्टर होंगे, ये चैप्टर के नेम होंगे, ऊपर आपके यूनिट नंबर लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पेपर नंबर सेकंड में चलते हैं कि पेपर नंबर सेकंड अपना क्या है। तो देखो पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर सेकंड। तो हमारा पेपर नंबर सेकंड क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका जो यूनिट होती है वो किस प्रकार से होती है, बच्चों के कन्फ्यूजन होता है क्योंकि शेखावटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन उस चैप्टर में आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन उस चैप्टर में आ जाता है, तो आपको वर्गीकरण पता नहीं होता है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है किस यूनिट में, और कौन सी यूनिट अपना एक क्वेश्चन पूरा क्लियर करेगा और इक्वेशन में से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो हमारा सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। पेपर नंबर सेकंड अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सम्मिश्र विश्लेषण, ठीक है। तो हम इसमें बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड होंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका चैप्टर है, सबसे पहले हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपका पहला नंबर का चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या, और इसमें आपका चैप्टर नंबर 2 है टोपोलॉजिकल प्रीलिमिनियर्स, ठीक है। और आपका चैप्टर नंबर 3 है एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन। ये हमारा यूनिट नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 1 चैप्टर 3, इसमें से आपका क्या होता है कि यूनिट 1 तो एक क्वेश्चन तो आपका इन 2 चैप्टरों से होता है और एक क्वेश्चन आपका होता है इसमें से, एक क्वेश्चन तो आपका ये दोनों मिलकर बनाते हैं, एक क्वेश्चन तो, और एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा यूनिट नंबर 2 आपको वैसे पढ़ा दिया गया एनालिटिक फंक्शन एक यूनिट में। फर्स्ट जो यूनिट थी वो हमारी क्या थी, एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन के बारे में थी, उसको मैंने पूरा करवा दिया। और आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हो कि यूनिट 1 मैंने आपको पढ़ाया था, उस वीडियो आप देख सकते हो। इसके सारे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो हम बात करें यूनिट सेकंड की इसमें, तो यूनिट सेकंड में क्या क्या चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है, यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड में आपका है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन,
सम्मिश्र समाकलन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 7 इंक्लूडेड है और चैप्टर नंबर 8 इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 7 आपका है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सम्मिश्र समाकलन, सम्मिश्र समाकलन, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 8 है आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम, कॉची प्रमेय के अनुप्रयोग, कॉची प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन आने वाला है वो आपका कहाँ से आने वाला है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से। और ये जो आपका है ये चैप्टर आपका हाफ है, हाफ चैप्टर इंक्लूडेड है इसमें 8 का, ठीक है। तो हम बात करें जो 7 चैप्टर है वो आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है और चैप्टर नंबर 8 है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम है। तो देखो जो आपका इक्वेशन आने वाला है वो तो कहां से आने वाला है, जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है उसमें से आने वाला है। इक्वेशन आपका चैप्टर नंबर 7 से आने वाला है और इक्वेशन क्या होता है पूरा आपका चैप्टर नंबर 8 से होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से आपका आता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है और चैप्टर नंबर 8 है वो एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम है। अब मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पे करवाया है उस पे हमने करवाया है, पहली यूनिट हमने एनालिटिक फंक्शन करवाई थी जिसके सारे क्वेश्चन हो गए अपने, और उसके बाद में यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी करवाया है और एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम भी करवाया है। अब आपकी मर्जी है, आप यदि 7 चैप्टर करना चाहते हो पूरा, यदि 7 चैप्टर कर लो और 8 चैप्टर का हाफ यदि करने वाले हो तो हाफ भी कर सकते हो। मैंने दोनों इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, मिले हुए हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको 8 चैप्टर में काम आएगी, इसलिए 7 चैप्टर करवाना इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए आप चैप्टर 7 भी कर सकते हो, चैप्टर नंबर 8 का हाफ है वो भी करने वाले कर सकते हो। और यदि आप ऐसा भी कर सकते हो कि चैप्टर नंबर जो 8 का जो हाफ है वो हाफ भी पढ़ लो, चैप्टर 8 पूरा ही पढ़ लो। तो चैप्टर 8 यदि पूरा पढ़ लोगे तो उससे आपकी यूनिट 2nd भी कंप्लीट हो जाएगी और यूनिट 3rd भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको चैप्टर 7 पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं हम यूनिट 3rd की, तो यूनिट 3rd में क्या आता है कि जो 8 चैप्टर है उसका हाफ आता है। तो 8 चैप्टर का जो हाफ है उसमें आपके टेलर थ्योरम, लॉरेंट्ज थ्योरम और मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, ये तीनों थ्योरम का ये चैप्टर रहता है, मतलब ये यूनिट रहती है, ठीक है। तो आप 8 का चैप्टर पूरा कर लो जिससे आपकी यूनिट 2nd भी कंप्लीट हो जाएगी और यूनिट नंबर 3rd भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बात करते हैं आगे यूनिट 3rd की। देखो यूनिट 3rd में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है, तो देखो बात करते हैं, लिखते हैं यूनिट 3rd। तो यूनिट 3rd में आपका चैप्टर है आपका एक तो एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम, यही चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ कॉची थ्योरम, ठीक है। और आपका इसमें आपके चैप्टर होते हैं, इसमें जो टॉपिक आपके टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, लॉरेंट्ज थ्योरम, लॉरेंट्ज थ्योरम और मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम,
मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। अब देखो हिंदी में बता देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम का क्या होता है, कॉची प्रमेय का अनुप्रयोग, टेलर थ्योरम, लॉरेंट्ज थ्योरम एंड मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, अधिकतम मापांक प्रमेय। ठीक है, ये चैप्टर जो होता है वो आपके ये 3 टॉपिक इसमें ऐड होते हैं, ये 3 थ्योरम होती है, टेलर थ्योरम, लॉरेंट्ज थ्योरम और मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। इसके बाद में इसमें और कौन सा चैप्टर इंक्लूड होता है, इसमें होता है चैप्टर नंबर 4 जिसको हम कहते हैं पावर सीरीज। ये चैप्टर भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 से क्या होता है, एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है और एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 में आपका चैप्टर होता है एक तो सिंगुलर पॉइंट्स। 9 का जो चैप्टर है वो सिंगुलर पॉइंट्स, विचित्र बिंदु, विचित्र हल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जो यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे ना, हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है अपने यूट्यूब चैनल पर। अब हम जो यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, उसमें क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 8 का जो हाफ चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, टेलर्स थ्योरम से। ठीक है ना, टेलर थ्योरम अपनी स्टार्ट होगी और टेलर थ्योरम से स्टार्ट होगी, लॉरेंट्ज थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, इन सब के बारे में हम पढ़ते हुए यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में यूनिट 4 में क्या आते हैं, 9 का चैप्टर है सिंगुलर पॉइंट्स, विचित्र बिंदु, और इसमें इंक्लूड है आपका चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 है रेजिड्यू थ्योरम, अवशेष प्रमेय, रेजिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसके अनुप्रयोग, इट्स एप्लीकेशन, अवशेष प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। तो हम चैप्टर नंबर 4 में ये 10 वाला चैप्टर करने वाले हैं। और हम साथ में ही, अब देखो चैप्टर नंबर 2 हमारे यूनिट हो गए थे, अब हम साथ में यूनिट पेपर 1 स्टार्ट और करने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसके भी हम चैप्टर इसलिए साथ में कर रहे हैं जिससे कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आए कि हम अभी यदि एक पेपर को कंप्लीट करने के बाद में यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पहला पेपर है वो थ्योरम ही थ्योरम है उसमें, और फिर आपको यदि हम अप्रैल में स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा थ्योरम को आप ज़्यादा बार रिवाइज करने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल ही हमें ये वाला पेपर चलाएंगे जिससे कि आप इन थ्योरमों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सको। क्योंकि इन थ्योरमों को 1 या 2 बार पढ़ने से नहीं होगी, इसमें कम से कम 4 से 5 बार आपको रिविजन करना पड़ेगा और लिख कर याद करना पड़ेगा, तब जाके ये थ्योरम आपके माइंड में अच्छे सेट होगी और वहां पे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 हो गया। यूनिट नंबर 4 में एक क्वेश्चन सिंगुलर पॉइंट से आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपका रेजिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, अवशेष प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। जो ये चैप्टर 10 है वो आपका इजी सा चैप्टर है। ठीक है, वैसे सारे ही चैप्टर आपके इजी होते हैं, इजी हैं, पढ़ने वाला होना चाहिए, है ना। तो आप इनको रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा और पढ़ो बार बार में। सबसे अच्छी बुक आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित है। एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां से। ठीक है, ये आपके यूनिट नंबर 4 कंप्लीट। फिर इसके बाद में आता है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट 5 में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है वो देखते हैं हम। यूनिट 5 उसमें आपका चैप्टर है एक, तो देखो 5 नंबर चैप्टर है। देखो इसमें चैप्टर क्या है, सिक्वेंसली नहीं है, क्योंकि 4 नंबर का चैप्टर है वो आपके यूनिट किस में आ गया, 3rd वाली यूनिट में आ गया, है ना। तो इसमें थोड़ा सीक्वेंस से नहीं है, और जबकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में थोड़ा सारे चैप्टर है वो आपके सीक्वेंसली है। तो इसमें आपका चैप्टर एक तो कौन सा शामिल है, एक तो चैप्टर है 500 नंबर का कॉनफॉर्मल मैपिंग, कॉनफॉर्मल मैपिंग, इसको हिंदी में कहते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण, अनुकोण प्रतिचित्रण।
फिर इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 6 इंक्लूडेड है। 5 और 6 चैप्टर मिलकर एक यूनिट नंबर 5 बनाते हैं। 6 नंबर चैप्टर आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण। द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 11 जो आपका कंटूर इंटीग्रेशन, एक मिनट रुको रुको रुको, क्या हो रहा है। कंटूर इंटीग्रेशन, कंटूर इंटीग्रेशन, परिरेखा समाकलन। और फिर आपका चैप्टर नंबर 12 एनालिटिक कंटिन्यूशन। ठीक है, ये आपके चैप्टर 5, 6, 11, 12 ये आपके यूनिट नंबर ये चारों चैप्टर मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिट 5 बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ये मिलकर बनाएंगे आपका इक्वेशन, और ये मिलकर बनाएंगे आपका इक्वेशन। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो गए। पेपर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। पेपर फर्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सेकंड आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हम अब देखो साथ में पेपर सेकंड में क्या करने वाले हैं, थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, टेलर्स थ्योरम। ठीक है, और मेरे अब तक वीडियो आपने नहीं देखे तो आप वीडियो देखते रहिए, और साथ साथ देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम के टाइम में। जितने बार आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर थर्ड, मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं कि मैकेनिक्स में कौन कौन सी यूनिट है वो आपके उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो देखो अब देखो हम बात कर रहे हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड हमारा है मैकेनिक्स, जो दो बुक से मिलकर बना होता है, एक डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स। डायनेमिक्स में आपके 3 यूनिट इंक्लूडेड है और स्टैटिक्स में आपके 2 यूनिट है। तो डायनेमिक्स को हिंदी में कहते हैं गति विज्ञान, और जो स्टैटिक्स है उसको कहते हैं स्थिति विज्ञान। ठीक है, तो हम बात करें पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड मैकेनिक्स यांत्रिकी का, ये पेपर जो आपका है वो फिजिक्स का जैसा है। फिजिक्स में आप जिस प्रकार पढ़ते हो उस प्रकार के टाइप के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। सेम टू सेम फिजिक्स बोल सकते हो इसमें आप। तो आपकी बात जो मैथमेटिक्स जैसे बीएससी फाइनल में होते हैं उनमें आपके पेपर थ्योरेटिकल पेपर ज़्यादा है, जैसे पेपर फर्स्ट है और पेपर थर्ड है। पेपर सेकंड में आपके थ्योरम्स है, बट थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन भी मिल जाते हैं उसमें, बट उनमें आपको क्वेश्चन कम मिलेंगे। जैसे पेपर फर्स्ट में आपकी पूरी थ्योरम ही रहेगी, और पेपर थर्ड में आपके फिजिक्स के टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो गति है उसके बारे में, उस प्रकार से। ठीक है ना, तो देखो पेपर थर्ड की बात करें हम, तो पेपर थर्ड आपका है मैकेनिक्स यांत्रिकी। उसमें आपके 2 बुक्स इंक्लूडेड है, एक तो डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स की बात। तो एक तरफ तो मैं लिख देता हूं डायनेमिक्स और एक तरफ स्टैटिक्स। ठीक है,
तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं डायनेमिक्स और एक तरफ लिख लेते हैं स्टैटिक्स, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान। आपके 3 यूनिट इसमें इंक्लूड है और 2 आपके इसमें स्थिति विज्ञान। ठीक है, तो देखो यूनिट 1 की बात करें हम इसमें, तो यूनिट 1 में आपकी कौन कौन सी यूनिट शामिल है। देखो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, इसमें आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण के बारे में, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण के बारे में। ठीक है, और दूसरा जो चैप्टर है आपका है इसमें रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, एसएचएम, सरल रेखीय गति, हुक्स लॉ, और मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सॉरी, वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपके टॉपिक इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आपका एक चैप्टर तो जैसे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेग और त्वरण के बारे में, और सरल रेखीय गति जिसमें हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। तो प्रत्यास्थ डोरियों में जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये तो हमारी होगी यूनिट 1। तो एक क्वेश्चन तो हमारा इससे आ जाएगा और एक क्वेश्चन किससे आ जाएगा, इस टॉपिक से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, हम बात करें फिर यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में क्या आएगा, यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हमारे चैप्टर है 4 चैप्टर शामिल है। तो देखो फर्स्ट, पहला, थर्ड चैप्टर, पहले लिख देता हूं चैप्टर फिर मैं आपको बताता हूं। प्रोजेक्शन, फिर आपका 5वां चैप्टर, इसमें कौन सा है, 5वां, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, और फिर 6 नंबर चैप्टर है कांस्टेंट
कांस्टेंट मोशन, अप्रतिबंध गति के बारे में। ये 4 चैप्टर आपके इसमें शामिल है। तो जो देखो इसमें क्या करेंगे हम, कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो देखो ये मिलकर हमारा 1 यूनिट बनाएंगे। एक क्वेश्चन हमारा इनसे आने वाला है और एक क्वेश्चन इनसे आने वाला है। एक क्वेश्चन हमारा इनसे आने वाला है। एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। ठीक है, ये हमारे 4 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर हम बात करें इसमें यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट 3 कौन सी है? यूनिट 3 उसमें आपके 2 चैप्टर इंक्लूडेड है। एक चैप्टर नंबर 7 सेंट्रल फोर्सेज, सेंट्रल फोर्सेज केंद्रीय बल, और एक हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण के बारे में, और एक जड़त्वाघूर्ण के बारे में और एक केंद्रीय बल के बारे में। तो एक क्वेश्चन तो आपका सेंट्रल फोर्सेज से बनेगा और एक क्वेश्चन कहां से बनेगा? जड़त्वाघूर्ण से बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थिति विज्ञान में। तो स्थिति विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हैं? तो देखो स्थिति विज्ञान में हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 और 5 है वो स्थिति विज्ञान से है आपकी। तो यूनिट 4 इसमें आपके 2 यूनिट है। यूनिट 4 में आपके चैप्टर हैं, एक तो 4th नंबर का चैप्टर है इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, समतलीय जो बल है उसके संतुलन की अवस्था। और एक चैप्टर आपका 5वां फ्रिक्शन, जो घर्षण के बारे में है। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा और एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। फिर हम बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में आपके कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है? एक तो 6th नंबर का चैप्टर है जो आपका वर्चुअल वर्क, कल्पित कार्य के बारे में, और एक आपका है कैटेनरी के बारे में, कैटेनरी के बारे में। ठीक है, कैटेनरी के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा और एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस एक क्वेश्चन इसमें से और एक क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, ये भी 40 मार्क्स के। ठीक है, तो देखो एक बार लास्ट में मैं आपको बता देता हूं कि पेपर आपके किस प्रकार से रहते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट है वो आपका मार्क्स कितने का होता है? 40 मार्क्स का। पेपर सेकंड वो भी 40 मार्क्स का, और पेपर थर्ड वो भी 40 मार्क्स का। ठीक है, इस प्रकार से टोटल होते हैं 120 मार्क्स, और 30 जो आते हैं आपके प्रैक्टिकल के, 150 मार्क्स के पेपर होता है। ठीक है, और जो हम बुक्स फॉलो करने वाले हैं वो बुक्स कौन सी है? JPH, जयपुर पब्लिकेशन हाउस की।
ठीक है। और हमारे जो चैप्टर हो गए वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, तीसरी यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, वो हमारी स्टार्ट होगी टेलर प्रमेय से, और साथ में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, और फिर भी आपकी कोई कमेंट क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। और वीडियो कैसे लगा आपको, आप लाइक्स और कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इस प्रकार से हम आगे और वीडियो बनाने वाले हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4 आपको पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम पूरा सिलेबस कराएं, और फिर भी यदि कोई कमी रहती है और कोई आपके सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।